हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट सेकंड। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सारे कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे। तो आज के क्लास में हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ प्रीवियस क्लास में छोड़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हमारी बात ख़त्म हुई थी बच्चों मार्शल लॉ पे। अब मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉ विच इज़ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अंडर में सिर्फ और सिर्फ आर्मी का रूल चलेगा, नो पुलिस। पुलिस जो होगी वो हेल्पिंग हैंड के तौर पे होगी। और इसको लेड कर रहे थे मिस्टर जनरल डायर। तो ये बात चल रही है आपकी 6 अप्रैल के बाद की। 6 अप्रैल के बाद का ये इंसिडेंट है। तब पूरी तरीके से मार्शल लॉ 6 अप्रैल के बाद इम्पोज हो चुका था नेशन वाइड में। उसके बाद की ये घटना है अप्रैल 13, 1919, जो कि है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है और बहुत सिंपल भी है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है था क्या? ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 13, 1919 को। अब जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर के विलेज एरिया में आता है बच्चों। तो यहाँ तक लोगों को पता नहीं था उस टाइम में। ऐसा था कि मीडिया जो था वो इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, न्यूज़पेपर वगैरह, लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे, इसलिए उनको पता नहीं था कि पूरे नेशन में मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, क्या लग चुका है। लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। लोग जो है वो गैदर हो रखे थे जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन में। बैसाखी मेला सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठे हो रखे थे। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मार्शल लॉ पूरे देश में लागू हो रखा है। अब मार्शल लॉ में एक और टेस्ट बात ये थी कि मार्शल लॉ के अधीन में ग्रुप्स में पीपल को रहने की इजाज़त नहीं थी। यानी तीन या तीन से ज़्यादा लोगों को एक ग्रुप में रहने की इजाज़त नहीं थी। अगर तीन या तीन से ज़्यादा लोग होते हैं ग्रुप में तो उनको फायर या शूट या किसी भी तरीके की सख्त से सख्त कानून लगाने पे या सख्त एक्शन लेने पर पूरी तरीके से अलावेंस थी जनरल डायर को। तो उसी के तहत जनरल डायर वहाँ पहुँचे। अब जैसे जनरल डायर वहाँ पहुँचे, उन्होंने किसी तरह की भी अटेंशन नहीं दी, किसी तरीके की भी अनाउंसमेंट नहीं करी कि भाई खाली करो, जगह खाली करो। किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और सीधा वो अंदर चले गए और उधर गैदर्ड तमाम लोगों को, हज़ारों लोगों को उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया, गोली चला दी। जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए। कई सारे लोग अपनी जान से घबरा के, उधर कुआं मौजूद था, एक कुएं में कूद गए और कुएं में कूद के अपनी जान गंवा बैठे। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड होते हैं, मर जाते हैं इस इंसिडेंट की वजह से। और जनरल डायर बाद में जब वो सामने आते हैं इस इंसिडेंट को लेकर, तो वो कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल सेट, कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया गया था, ताकि जितने भी सत्याग्रही है या जितने भी मूवमेंट करने वाले लोग हैं वो एकदम शांत हो जाए, एकदम चुप हो जाए, वो इस मोमेंट को वापस ले। प्रेशर बनाने की बात थी, ये प्रेशर बनाने का एक आइडिया था जनरल डायर का। तो इस तरीके की चीज़ से हुआ क्या था बेटा, इम्पैक्ट क्या हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट से? ये हालात और बद से बदतर होते चले गए। इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ इवन वोट्स। क्यों था? क्योंकि ये कम्प्लीटली वायलेंस टर्न अवे हो गया था फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा, जनरल डायर द्वारा। तो लोगों का शांत रहना यहाँ पे लगभग नामुमकिन था। तो लोगों ने पलट जवाब देना शुरू कर दिया। पीपल केम इनटू वायलेंस, उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अटैक्ड, हर तरीके की गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन वगैरह में आग लगानी शुरू कर दी लोगों ने। नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी रिटेलिएशन शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के वो भी नहीं बैठे। गवर्नमेंट ने लोगों को टेरराइज करना शुरू कर दिया। मतलब जो भी सड़क पे मिल रहा है, जिस भी हालात में मिल रहा है, उसको सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया। काइंड ऑफ जैसे अभी हम लॉकडाउन की वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, एग्जैक्टली सेम थिंग। लोगों को मारना पीटना शुरू हो जाता है। हालांकि लॉकडाउन का सिनेरियो डिफरेंट है, मैं बस आपको इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए।
पीपल वर बीटन इवन इन द पीसफुल रैलीज जहाँ हो रही थी, सत्याग्रह हो रहा था, गांधी जी का आइडिया था सत्याग्रह करने का। अब गांधी जी को फॉलो करते हुए लोग जहाँ जहाँ सत्याग्रह कर रहे थे वहाँ भी उन लोगों को मारा पीटा जा रहा था, जो पीसफुली कर रहे थे वो भी। विलेजेस वर बॉम्ब्ड। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये विलेजेस तक इसकी रीच ज़्यादा थी, इस मूवमेंट की रीच, नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट की रीच विलेजेस तक ज़्यादा थी, और विलेजों में बमबारी की गई गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिशरों द्वारा, जिसमें भी हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है। सत्याग्रही जो थे, ये एनसीईआरटी का एक की वर्ड है जो आपको इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के इम्पैक्ट में जरूर डालना है। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोसेस ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम सल्यूट टू दी साहिब्स। जितने भी सत्याग्रही थे उनको ज़बरदस्ती ज़मीन पर रगड़वाया जाता था, रेंगा जाता था उनको, और उनसे उनकी नाक रगड़वाई जाती थी सड़क पे, और सल्यूट बुलवाया जाता था जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनको। तो इस तरीके की बर्बरता, इस तरह के व्यूज़ पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे थे। हर जगह यही दृश्य था कि अब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से हमला कर रही थी सत्याग्रही ग्रीस के ऊपर, और वो कॉमन पीपल पर भी अब वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर रहे थे, और उनकी भी ज़बरदस्त पिटाई हो रही थी। अब इम्पैक्ट ऑफ जलियन वाला बाग इंसिडेंट जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्कर और 5 मार्कर में आ सकता है। तो इन पॉइंटों को आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है और इनको एक्सप्लेन कर देना है। पॉइंट्स कभी भी सिर्फ इतने छोटे नहीं लिखने हैं आपको, उन पॉइंट को लिखने के बाद उसको 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में आप एक्सप्लेन भी करना सीखें। क्योंकि हिस्ट्री में होता है ये है बच्चों की क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करता है। आप पॉइंट्स में भले ही लिखेंगे, पर उन पॉइंट्स में आपको कंटेंट भी डालने की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा बच्चों, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक आंसर को प्रेजेंट किया जाता है, और किस तरीके से 5 मार्कर्स को अटेंड किया जाता है, और किस तरीके से 3 मार्कर्स को अटेंड किया जाता है। तो यहाँ पे अगेन हम जलियांवाला बाग को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इसका टाइम पीरियड पहले ध्यान में रखते हैं, जो कि है 13 अप्रैल 1919। किया गया था मिस्टर जनरल डायर द्वारा। उन्होंने फायर कर दिया था जलियांवाला बाग में, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे थे बैसाखी मेला सेलिब्रेट करने के लिए, और लोगों को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं था कि मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हो चुका है नेशन वाइड में। जिसका असर ये हुआ कि स्ट्राइक्स हुए, पीपल भी वायलेंस में उतर आए, क्योंकि लोग भी इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सहन कर पाए, और उन्होंने भी हमले कर दिया और उसको रिटेलिएट किया फिर गवर्नमेंट ने। तो आई होप कि जलियन वाला बाग आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, समझ आ गया होगा, और डेट टाइम पीरियड को भी आप ध्यान में रख लें, क्योंकि ये पीरियड जो शुरू हुआ था, मार्शल लॉ लगने की डेट थी 6 अप्रैल, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो अभी तक की डेट आपको सारी याद होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हैपनिंग, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने ये सब देखते हुए कि अब अहिंसा फैल रही है, वायलेंस फैल रहा है समाज में इस मूवमेंट के चलते, तो गांधी जी बिल्कुल वायलेंस के खिलाफ थे, और उन्होंने इस मूवमेंट को पूरी तरीके से कॉल्ड ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसको वापस ले लिया कि अब ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं चल सकता। गांधी जी का मानना था कि कोई भी मूवमेंट सक्सीड नहीं हो सकता जब तक वो पूरी तरीके से सत्याग्रह बेस्ड ना हो, सत्य पे आधारित हो। जब तक उसके अंदर वायलेंस होगा, उसको वापस ले लिया जाएगा। वायलेंस के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। देर वर मैनी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस मूवमेंट। ऑल दो ये सब होने के बाद भी ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। इस मोमेंट के कई सारे पॉजिटिव्स थे और कई सारे नेगेटिव्स थे। नेगेटिव पॉइंट को अगर देखें तो क्या था कि बच्चों की रॉलेट टैक्स सत्याग्रह जो था वो सीमित था, बहुत तरीके से लिमिटेड था, टाउन्स और सिटीज़ तक ही पहुंच पाया था। जो गांधी जी का एम था नेशन वाइड, पूरे इंडिया में इस चीज़ को फैलाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वो मात्र सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं टाउन्स और सिटीज़ तक ही पहुंच पाया था। और पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम इसका ध्यान रखें तो ये था कि गांधी जी की बात को लोगों ने सुनना शुरू किया। एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट में गांधी जी को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला लोगों का, और काफ़ी सारे सत्याग्रही जुड़ गए। लोगों को सत्याग्रह का फिनोमिना पता चल गया, आइडिया पता चल गया कि आफ्टर ऑल सत्याग्रह क्या है, और इस चीज़ ने आगे के मूवमेंट्स में काफ़ी हेल्प की। अब गांधी जी
जब ये चीज़ फेल हो गई तो गांधी जी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। गांधी जी ने नेक्स्ट आइडिया ढूंढा, नेक्स्ट जिसे कहते हैं ना कि अगले वो मिशन पे निकल पड़े। उन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया जाए, जो गलतियाँ रॉलेट टाइट सत्याग्रह में हुआ उससे किस तरीके से पार पाया जाए और किस तरीके से इसको और बड़ा किया जाए। गांधी जी थॉट टू ब्रॉडन अप द मूवमेंट, और उसी टाइम उन्होंने सोच लिया कि अब मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अब उसका जो स्केल है वो और बड़ा होना चाहिए। But it was very obvious that no movement in India can succeed without the unification of Hindu and Muslim. अब ये बात गांधी जी जान गए थे कि भाई हमारे देश में शुरुआती तौर से लेकर अब तक, अभी करंट सिचुएशन में भी हिंदू और मुस्लिम अगर एक नहीं हो सकते, यूनिफिकेशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली इस स्वतंत्रता की लड़ाई, इस फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। क्योंकि ये दो बहुत बड़े तबके हैं इंडिया के, अगर इन ये लोग यूनाइट नहीं हुए तो फिर फ्रीडम स्ट्रगल में आपत्ति है। ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाएंगे, अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो प्रेशर बनेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, प्रेशर बनेगा तो फिर स्वराज और आज़ादी आएगी हमारे पास। सिंपल सा फंडा था। तो इस मुस्लिम सेक्शन को पूरी तरीके से जोड़ना चाह रहे थे गांधी जी, भाईचारे के तौर पर या फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस के तौर पर, और इसी का रिजल्ट था खिलाफत मूवमेंट। अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक नई गति पकड़ेगी। तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये आप लोगों के लिए होता है, अक्सर बच्चों के लिए भी होता है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। खिलाफत मूवमेंट वाज द इशू रिलेटेड टू द वर्ल्ड वॉर वन। अब वर्ल्ड वॉर वन से इसका रिलेशन बनता है। अब वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में। जब हम चैप्टर को करेंगे, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को, तब उसको आप अच्छे से और समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये रिलेट करता है वर्ल्ड वॉर वन। अब भाई मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वर्ल्ड वॉर वन में था क्या। कुछ एम्पायर थे बच्चों जो कि मुस्लिम प्रधान थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर, ये उसी की बात हो रही है। उसी के बाद पे उसी की चीज़ से निकलेगा ये आपका खिलाफत मूवमेंट। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑटोमन एम्पायर जो था वो टर्किश गवर्नमेंट के अंडर में था, टर्किश एम्पायर था। अब वहाँ जो था वो मुस्लिम प्रधान एम्पायर थे पूरी तरीके से, और यहाँ हुआ करते थे खलीफाट्स। ठीक है, खलीफाट्स हुआ करते थे जिनको पूरे दुनिया के मुस्लिम्स फॉलो करते थे। यानी ऑटोमन एम्पायर के खलीफाओं को पूरे दुनिया के मुस्लिम्स फॉलो करते थे। यानी इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान तो तब खैर था नहीं, और किसी भी कंट्री के, हर जगह के जितने पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी मुस्लिम थे वो खलीफाओं की मानते थे और ऑटोमन एम्पायर की मानते थे। तो ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन वर्ल्ड वॉर वन में बुरी तरह हार होनी हुई थी ऑटोमन एम्पायर की। किसके हाथों हुई थी बेटा? जर्मनी, जर्मन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, और यूरोपियन शक्तियों के खिलाफ इनकी बुरी तरह हार हुई थी। तो ये डरे हुए थे कि वो लोग कोई नई ट्रिटी ना इम्पोज कर दे। कौन? खलीफस जो थे वो डरे हुए थे कि ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ कोई नई ट्रिटी ना इम्पोज कर दे जर्मन, ब्रिटेन वगैरह, ये यूरोपियन पावर्स, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें आ सकती हैं, या फिर खलीफाओं को भगाया जा सकता है, उनको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि ये सब रूमर्स थे, अफवाहें थी, पर स्टिल इसने पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स को एकत्रित कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था पूरी तरीके से ये नई ट्रिटी के खिलाफ, जो कि महज एक रूमर था। तो इससे क्या हुआ कि इस ट्रिटी से डरे हुए पूरे दुनिया के मुस्लिम्स इकट्ठे हुए। कुछ कमेटी भी बनी पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में भी कुछ कमेटी बनी, जो थी इंडिया के बॉम्बे में एक कमेटी बनी थी इस चीज़ के लिए, द खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि था लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स से दो अली बंधुओं के नेतृत्व में कमेटी बिल्ट हुई थी खिलाफत मूवमेंट के लिए, जो कि थी बॉम्बे से रिलेट करती हुई। तो ये दोनों थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों का नाम याद रखना बेटा, वन मार्कर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टर्म में, वन मार्कर टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अली ब्रदर्स जो थे वो भली बात ही ये बात जानते थे कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, और इस मोमेंट में अगर खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो गांधी जी को इसमें आगे आना पड़ेगा, गांधी जी को लीड करना पड़ेगा। और गांधी जी भी यही चाहते थे। दे मेट टू गांधी जी
ऑन द खिलाफत इशू। वो डायरेक्ट गए अली ब्रदर्स, गांधी जी से मिलते हैं खिलाफत इशू के चलते ही, वो बात करते हैं खिलाफत को, और गांधी जी कहीं ना कहीं प्रसन्न भी होते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई चलो ये अब आए एक मदद के लिए, अब मैं इनसे भी एक फेवर ले सकता हूँ। वो फेवर ऑब्वियसली था हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी। अब इस मूवमेंट को एक साथ चलाने की एक पहल थी गांधी जी की, जो कि सक्सीड हुई एज अ रिजल्ट इन सितंबर 1920। डेट याद रहे, टर्म याद रहे कि किस चीज़ के लिए हुई थी, खिलाफत इशू के चलते, और गांधी जी का स्वराज इशू के चलते दोनों की मीटिंग एक सेट हुई, रिजल्ट जिसका नतीजा आया कि कलकत्ता सेशन में गांधी जी कन्विंस कर लेते हैं बाकी लीडर्स को भी, जितने भी बाकी लीडर्स होते हैं उनको भी कन्विंस कर लेते हैं कि इस मूवमेंट को दोनों गुट मिलकर, दोनों समुदाय मिलकर, दोनों रिलीजन के लोग मिलकर लड़े, जिसको एनसीएम कहा जाएगा, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इक्वल टू खिलाफत प्लस स्वराज। स्वराज मतलब आज़ादी। अब बच्चों स्वराज और नॉन कॉपरेशन का आइडिया आया कहाँ से था? स्वराज का मतलब सिंपल है, आज़ादी। नॉन कॉपरेशन मतलब किसी भी चीज़ में सहयोग ना करना। अब गांधी जी क्या कहते थे भैया? गांधी जी कहते थे कि ब्रिटिश रूल है ना, ज़बरदस्ती का कंट्रोल हमारे यहाँ बनाए रखी हुई है, बस इसलिए क्योंकि हम उनको कॉपरेशन कर रहे हैं, हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अगर कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो हम जल्दी आज़ाद भी हो जाएंगे। और नॉन कॉपरेशन से याद आया कि भाई एपेक्स वालों के साथ क्या नॉन कॉपरेशन की प्रॉब्लम हो एक्सेप्टेबल नहीं है। रही है? वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि होमवर्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे? तो प्लीज़ आप भी कॉपरेट करें और होमवर्क करें, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं वापस टॉपिक पे आके, इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या था? अब इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था बच्चों, क्योंकि ये जो है अब मास मूवमेंट के तौर पर बदल चुका था। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जुड़ गए थे, और ये पूरे समुदाय को लेकर चल रहा था, और दो मुद्दों पर चल रहा था, खिलाफत और स्वराज। अब इसमें इसका इम्पैक्ट ये था कि लोगों ने सबसे पहले तो जितने भी महान हस्तियां थी जिनको ब्रिटिशरों ने कोई ना कोई टाइटल दे रखा था, उन्होंने अपना अपना टाइटल छोड़ दिया। उनमें से थे टैगोर जी, जिन्होंने अपनी सर की उपाधि यानी सर डिग्निटी है उसको छोड़ दिया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने वो सर जो है वो वापस दे दी, वो उपाधि जो टाइटल जो है वो उन्होंने वापस दे दिया। कंप्लीट बायकॉट चल रहा था। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह को, सब लोगों को जो है पूरी तरीके से उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ दी और सीधा एनसीएम में पार्ट, गांधी जी की बात को सुनते हुए एनसीएम में उन्होंने पार्ट ले लिया। डायरेक्ट शॉप्स वगैरह शट डाउन हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। तो एनसीएम जो है शुरुआती तौर पर पूरे हाइप पर था, सब चीज़ बिल्कुल ऑन द ट्रैक चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी कांग्रेस को। कांग्रेस और एनसीएम का रिलेशन क्या था भाई? कांग्रेस एनसीएम के फेवर में शुरुआती तौर पर नहीं थी। अब कांग्रेस का मानना था कि इलेक्शन जो है वो बहुत ही करीब है, तो हो सकता है कि इलेक्शन जीत के ही हमारी हेल्प हो जाए और फ्रीडम स्ट्रगल को हम जल्दी से मुकाम पर पहुंचा पाएंगे और आज़ादी जल्दी ले पाएंगे। और उनका मानना था कि दो गुटों का मिल जाना, यानी हिंदू मुस्लिम का मिल जाना, और इतने बड़े स्केल पर लोगों से आप अगर आंदोलन करवा रहे हो तो उसका नतीजा वायलेंस ही होगा। ये बात भी सामने रखी कांग्रेस ने। आफ्टर ऑल उसके बाद 1920 में ये इशू जो है वो पूरी तरीके से टैकल डाउन हो गई। अब वो टैकल डाउन कैसे हुई भाई? कि फाइनली कांग्रेस एग्री हो जाता है एनसीएम के फेवर में, सिवाय एक प्रोविजन को छोड़कर, जो कि था मद्रास प्रोविजन, जहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। उसके बाद बाकी हर जगह, उसके अलावा बाकी हर जगह पे इलेक्शन को रोक दिया गया और एनसीएम को एक्टिवली चलने दिया गया। अब एनसीएम से रिलेटेड और क्या चीज़ें आई थी? क्या एनसीएम सक्सेसफुल हुआ था? कौन कौन से ग्रुप इसमें जुड़े थे? क्या गांधी जी का मकसद जो था कि स्वराज पाना, क्या वो पा पाए कि नहीं? ये कितना हाइप था इसमें, कितने नेगेटिव्स आए हैं इसमें, ये हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। मीनवाइल आपका काम ये है कि ये सारे डेट्स की टाइमलाइन बनानी है आपको। होमवर्क में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, और मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए बच्चों व्हाट्सएप पे। टाइमलाइन आपको बनानी है। ये कब से कब तक की बनानी है? वर्ल्ड वॉर
फर्स्ट टू NCM तक की टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, डेट्स प्लस इवेंट्स, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट बनाना है आपको, शॉर्ट नोट ऑन जालियन वाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रा एक्टिव हो जाए इस चीज़ को लेकर और पढ़ाई को ज़रा सीरियसली लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।